दोस्तों टैली के इस फ्री कोर्स में आप सबका स्वागत है। लास्ट वीडियो में आपने काफी सपोर्ट दिखाया, उसके लिए सीरियसली थैंक यू। और ये जो हमारी वीडियोस है वो बाय टॉपिक वाइज आपके सामने आने वाली है ताकि वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो और हम हर एक टॉपिक को डिटेल में समझ सके। अब अगर हम बात करें आज के इस वीडियो में, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो टैली का कोर्स है आपका, ये 3 पार्ट्स में होने वाला है। पहला पार्ट क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर और तीसरा होगा टैक्सेशन। अब अगर हम बात करें फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, तो ये जो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टॉपिक है या फिर हम बात करें जो ये कैटेगरी है, इस पे 2 से 3 वीडियोस कवर अप होंगे जिसमें जितने भी अकाउंटिंग टर्म्स हैं उन्हें हम कवर करने वाले हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर आप नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड से हो, लाइक आप साइंस के स्टूडेंट हो या आर्ट के स्टूडेंट हो, तो अकाउंट्स के बेसिक्स आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। और अकाउंट के बेसिक्स में काफी ऐसी चीजें हैं जिनका यूज आपको टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, असेट्स क्या होती है या फिर लाइबिलिटी क्या होता है, गोल्डन रूल्स क्या होते हैं, ट्रेड, प्रोफेशन, गुड्स, सर्विस, ये सारी चीजें क्या होती हैं, यही सब चीज आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग की कैटेगरी में सीखने वाले हो। बात करें अगर हम आज की इस वीडियो की, तो आज की वीडियो में हम इन सभी टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। लाइक ट्रेड क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, गुड्स क्या है, परचेज सेल्स, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, और इसके अलावा भी जितने टॉपिक्स आप ऑन स्क्रीन देख पा रहे हो, ये सब टॉपिक्स इस एक सिंगल वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और साथ ही हो सके तो एक नोटबुक और पेन अपने साथ जरूर रख लें ताकि जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें आप कवर कर सके। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब यहाँ पे शुरुआत करते हैं सबसे पहले टर्म से, जो कि है ट्रेड। अगर मैं बात करूं ट्रेड की, तो ट्रेड को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, व्यापार। अब व्यापार होता क्या है? देखो, व्यापार का सीधा एक मतलब है लेन देन। अगर हम पहले टाइम की बात करें तो पहले टाइम में हम क्या करते थे कि चीजों को एक्सचेंज करते थे। मान लो मेरे पास जो है वो चावल है, आपके पास गेहूं है, तो चावल से गेहूं को हमने एक्सचेंज किया और इस लेन देन को हम क्या बोलते हैं, ट्रेड, यानी व्यापार हम इसे बोलते हैं। आज के टाइम में क्या होता है कि हम पैसा देते हैं और बदले में सामान या जो भी हमारी जरूरत की चीज है उसे हम लेते हैं। तो आज के टाइम में ट्रेडिंग का जो वे है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, एक्सचेंज ऑफ मनी, हम सामान लेते हैं। अगर आप ऑन स्क्रीन इसके डेफिनेशन और डेमो देखें तो ट्रेड इज एन एक्टिविटी ऑफ बाइंग, सेलिंग और एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड बोलते हैं। पहले के टाइम में क्या होता था कि हम सामान के बदले सामान को एक्सचेंज कर लेते थे, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। आज के डेट में क्या है कि हम यहाँ पे पैसा देते हैं और इसके बदले में जो भी हमें चाहिए, मान लो कि हमें कोई सामान चाहिए, मान लो हमें पढ़ाई की चीज चाहिए, हमें डॉक्टर से इलाज करवाना है या फिर हमें टीचर से शिक्षा लेनी है, तो इन सब चीज के बदले में क्या करते हैं कि हम एक हाथ पैसा देते हैं और दूसरे हाथ सामान लेते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, ट्रेड बोल रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट टर्म की, जो कि है गुड्स एंड सर्विस। देखो, जो आपका व्यापार है, अगर मैं बात करूं आज के डेट में किसी भी बिजनेस की, तो व्यापार में 2 चीजें होती है। मतलब व्यापार जो आप करोगे वो 2 बेसिस पे करोगे, एक होता है गुड्स के बेसिस पे और एक होता है सर्विस के बेसिस पे। इसीलिए नॉर्मल आपने सुना होगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब ये गुड्स क्या है, सर्विस क्या है, पहले इस पॉइंट को समझ लेते हैं। अगर आप एक गारमेंट की शॉप पे गए या फिर आप किसी भी शॉप पे जाते हो और वहां पे आप पैसे दे के सामान लेते हो, तो वो जो सामान है टैली की लैंग्वेज में या फिर अकाउंट की लैंग्वेज में उन सभी सामान को गुड्स बोला जाता है। मतलब जिस सामान का भी आप लेन देन कर रहे हो, चाहे वो आटा हो, गेहूं हो, कपड़ा हो या फिर कोई ग्रोसरी आइटम हो या फिर मान लीजिए कोई भी एक फिजिकल सामान है जैसे आप बेच रहे हो, तो वो आपका गुड्स है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप ये कीबोर्ड देख रहे हो, अगर मैं इस कीबोर्ड को सेल कर रहा हूं तो मेरे लिए जो कीबोर्ड है क्या है, गुड्स है। अगर मैं इस मॉनिटर को यानी कंप्यूटर को मान लो अगर मैं सेल कर रहा हूं तो वो कंप्यूटर मेरे लिए क्या है, गुड्स है। तो किसी भी दुकानदार के लिए, किसी भी व्यापारिक पर्सन के लिए, यानी जो भी बिजनेसमैन है, वो अगर किसी भी सामान को बेच रहा है तो वो सामान उसका क्या होता है, गुड्स होता है। और इसके अलावा एक और टर्म मैंने बोला क्या है, सर्विस। बिजनेस जो है वो 2 बिहाफ पे होता है। एक तो अगर हमारे पास कोई भी सामान है, हमने उसे बेचा है, तो वो गुड्स हमारे पास है, हम उसको बेच रहे हैं, हम उससे पैसा कमा रहे हैं। दूसरा, मान लो आपके पास कोई नॉलेज है और उस नॉलेज के बिहाफ पे आप किसी को सर्विस दे रहे हो। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो किसी पर्सन ने जिम खोल ली। अब जिम में क्या है कि वो जो डंबल्स वगैरह उसने रखे हुए हैं वो उसे बेच तो नहीं रहा, और जो उसकी नॉलेज है, जो कि वो एज अ ट्रेनर भी वहां पे काम कर रहा है, तो जितने भी वहां पे जो कैंडिडेट्स है, जो लोग ज्वाइन हो रखे हैं, वो लोग क्या है कि वहां पे जिम में आते हैं, उस चीजों को यूज करते हैं, जो ट्रेनर की नॉलेज है उसको यूज करते हैं। ट्रेनर अपनी सर्विस देता है उनको और बदले में पैसा लेता है। इसी की तरह अगर हम बात करें एक डॉक्टर की, तो डॉक्टर के पास प्री नॉलेज है, पहले से ही सारी चीजों की नॉलेज है। पेशेंट उनके पास आया, उन्होंने अपनी सर्विस दी और सर्विस के बदले में पैसा ले लिया, तो एक व्यापार इस तरीके का हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी बात करूं, मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूं,
कोई मेरे पास स्टूडेंट आ रहा है इंस्टीट्यूट में और वो मुझे पैसे दे रहा है और बदले में मैं उसे कंप्यूटर तो नहीं दे रहा, मैं उसे क्या कर रहा हूँ, अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, यानी कि अपनी सर्विस दे रहा हूँ। तो बिजनेस दो भी हाथ पे होता है, एक के सामान बेचा बदले में पैसा लिया, दूसरा कि हमें कोई नॉलेज है या हम कोई सर्विस देते हैं और उसके बदले में पैसा लेते हैं। तो इसी तरह से गुड्स मतलब क्या हुआ कि गुड्स आर प्रोडक्ट्स आइटम्स दैट वी कैन मेक एंड सेल। कुछ प्रोडक्ट्स हम खुद बनाते हैं, कुछ हम खरीद के लाते हैं और उन्हें बेचते हैं। तो जो भी सामान आप बेच रहे हो क्या है, आपके लिए गुड्स है। जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में आप देख रहे हो, जो कूलर है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, सब क्या है, गुड्स है। इसी की तरह अगर हम कपड़े की दुकान में बात करें तो कपड़े की दुकान में जितने भी टी शर्ट, पैंट, शर्ट, जो भी चीज आपको दिख रही है, सब क्या है, गुड्स है। इसके अपोजिट में अगर हम बात करें सर्विस की, टू प्रोवाइड अ सर्विस यू नीड टू हैव प्रोफेशन। अब देखो, आपके पास कोई भी प्रोफेशन है, मतलब अगर आपको सर्विस प्रोवाइड करना है तो पहले आपके पास एक प्रोफेशन होना चाहिए। वो प्रोफेशन क्या हो सकता है, ट्रेनर का, वो प्रोफेशन हो सकता है डॉक्टर का, वो प्रोफेशन हो सकता है टीचर का। तो बेसिकली जैसा मैंने भी आपको डिफाइन किया है कि मान लो आप डॉक्टर हो, आप अपनी सर्विस दे रहे हो और उसके बदले में आप पैसा ले रहे हो, तो वो एक पार्ट ऑफ क्या है, हमारा ट्रेड है। दूसरा यहाँ पे आप टीचर हो, आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, एजुकेशन की सर्विस दे रहे हो और आप उसके बदले पैसे लेते हो। तो यहाँ पे हमारा जो बिजनेस है या व्यापार है वो दो तरह से होता है, एक सामान का लेन देन करके जिसे बोलते हैं बिजनेस ऑफ गुड्स, और एक होता है सर्विस प्रोवाइड करके जो होता है बिजनेस ऑफ सर्विस। आई होप कि गुड्स एंड सर्विस दोनों पॉइंट क्या है आपको क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, जो कि है परचेस एंड सेल। ये एक ऐसी चीज है जो कि हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है। हम रोज कहीं ना कहीं कुछ खरीदते हैं और कुछ ना कुछ बेचना तो चलो अलग बात हो गई, बट परचेज बहुत ही कॉमन टर्म है कि हम यहाँ पे रोज अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ परचेज करते हैं। शाम हो गई तो सब्जी लेने चले गए, सुबह हो गई तो दूध लेने चले गए। तो यहाँ पे परचेज वाला कॉन्सेप्ट हमसे बहुत रिलेट करता है, और जिससे भी हम परचेज कर रहे हैं उससे रिलेट क्या करता है, सेल का। तो परचेज और सेल आपको क्लियर है, लेकिन फिर भी इसको एज अ डेफिनेशन बेसिस पे क्लियर कर लेते हैं। अगर हम बात करें परचेज की, तो परचेज इज द प्रोसेस where we purchase goods from the wholesaler or production house with cash। अब यहाँ पे देखो परचेज की जो हमने बात की, मान लो अगर हम व्यापार कर रहे हैं तो परचेज का हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। देखो यहाँ पे पॉइंट समझना। सबसे पहले अगर मैं बात करूं परचेज की, तो परचेज में मान लो कि आप हो एक रिटेलर, आप क्या हो, एक रिटेलर हो। तो रिटेलर क्या करता है, होलसेलर से परचेज करता है, और होलसेलर जो है वो क्या से परचेज करता है, प्रोडक्शन हाउस से। तो यहाँ पे जो परचेज का प्रोसेस है वो क्या है कि जो भी सामान आपको बेचना है उसके लिए पहले आपको परचेज करना पड़ता है, चाहे वो प्रोडक्शन हाउस से हो या फिर होलसेलर से हो या फिर बिग होलसेलर से हो। तो आप वहां से सामान खरीदते हो और उसके बाद आप अपने कस्टमर को सामान सेल करते हो। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें प्रोडक्शन हाउस की, तो प्रोडक्शन हाउस सेल करता है होलसेलर को, होलसेलर सेल करता है रिटेलर को, और रिटेलर सेल करता है कस्टमर को। पॉइंट आ रहा है समझ में। तो इसी तरीके से एक ग्राफ मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है, जहां पे प्रोडक्शन हाउस से चीज शुरू होती है, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर, फिर कस्टमर। आई होप कि परचेस और सेल का भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। सेल की भी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, सेल्स इज द प्रोसेस वेयर वी सेल गुड्स टू द कस्टमर टू अर्न मनी। सिंपल सी बात है कि हम क्या करते हैं, कस्टमर को सामान बेचते हैं ताकि हम उससे अर्न कर सके। अगर प्रोडक्शन हाउस की बात करें तो उसके लिए कस्टमर कौन है, होलसेलर। होलसेलर की बात करें तो उसके लिए कस्टमर कौन है, रिटेलर। और रिटेलर की हम बात करें तो उसके लिए कस्टमर कौन है, नॉर्मल जनता। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, जो कि परचेस और सेल का जो टॉपिक अभी हमने समझा उसी से रिलेटेड। ये क्या है, परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न। देखो यहाँ पे एक पॉइंट को समझना। यहाँ पे पहली बात तो हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हम कौन है। हम हैं सिंपल एक रिटेलर, मतलब हमारा काम क्या है, सामान बेचना कस्टमर्स को, और जो भी बिग मार्केट है या होलसेल है उससे हम सामान लेके आते हैं, राइट। अब यहाँ पे परचेस कौन कर रहा है, परचेस मैं कर रहा हूँ, किससे, प्रोडक्शन हाउस से या फिर होलसेल मार्केट से। मैं कहां से परचेस कर रहा हूँ, होलसेल मार्केट से या फिर प्रोडक्शन हाउस से। अब मान लो मैं उनसे सामान खरीदता हूँ और मुझे उस सामान में कोई भी डिफेक्ट लग गया, पॉइंट समझना, मैंने होलसेलर से सामान खरीदा और मुझे उस सामान में कोई भी डिफेक्ट लगा तो मैं क्या करूंगा, उसको रिटर्न करूंगा। तो इस बेसिस पे, रिटेलर के बेसिस पे अगर हम बात करें, अपने बेसिस पे बात करें, तो हमने पहले किया परचेज और हमें सामान में दिक्कत मिला तो हमने कर दिया रिटर्न। तो यहाँ पे अगर इस पॉइंट को हम समझे तो परचेज कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं, और हम ही रिटर्न कर रहे हैं, तो क्या बन रहा है, परचेज रिटर्न। अब यही बात अगर कस्टमर के बेसिस पे आप बोलोगे तो कस्टमर में परचेज से रिटर्न नहीं होगा। जैसे कि हम रिटेलर है, हम सामान किसको बेच रहे हैं, नॉर्मल जनता को, यानी कि कस्टमर को। तो मैंने कस्टमर को सामान सेल किया, ठीक है, मैंने क्या किया, कस्टमर को सामान सेल किया। अब वो कस्टमर को सामान में दिक्कत लगा, मान लो एक्सपायर हो गया है या फिर मान लो कि थोड़ा फटा हुआ है, कोई और दिक्कत है, तो उसने हमसे क्या बोला कि भैया इसको रिटर्न कर लो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सेल, और वो सेल जो मैंने किया कस्टमर को वो रिटर्न कर रहा है।
तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सेल्स रिटर्न। तो एज अ रिटेलर आपको सोचना है कि जो आप परचेज करते हो, आपको दिक्कत लगी, आपने रिटर्न किया तो परचेज रिटर्न। आपने सामान बेचा, कस्टमर को दिक्कत लगा, उसने आपको रिटर्न किया, तो वो क्या हुआ, सेल्स रिटर्न। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन पे भी ध्यान दो कि आफ्टर परचेसिंग, सामान खरीदने के बाद, इफ यू गॉट डिफेक्ट इन योर गुड्स सो यू विल रिटर्न दैट प्रोसेस इज कॉल्ड परचेस रिटर्न। यानी आपने सामान खरीदा और उसमें दिक्कत लगने पे आपने उसे वापस किया, तो वो क्या है, परचेस रिटर्न। लेकिन अगर हम सेल्स रिटर्न की बात करें तो आफ्टर सेलिंग गुड्स इफ द कस्टमर गॉट डिफेक्ट, यहाँ पे पॉइंट समझना, परचेस रिटर्न में क्या है कि अगर आपको सामान में दिक्कत लगी, आपने रिटर्न किया तो परचेस रिटर्न। लेकिन सेल्स रिटर्न में क्या है कि आपने कस्टमर को सामान बेचा, कस्टमर को कोई भी दिक्कत लगी, उसने रिटर्न किया, तो वो क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न। आई होप कि दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। परचेस रिटर्न आपसे बिलोंग करता है और सेल्स रिटर्न आपके कस्टमर से बिलोंग करता है। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये भी आप समझ लो कि अगर आप अकाउंट बैकग्राउंड से नहीं हो तो सबसे ज्यादा कंफ्यूज आपको यही दो चीजें करने वाली है, डेबिट और क्रेडिट। अब देखो, जब भी आप अकाउंट में पैसे डालते हो तो वो आपका अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, जब भी आप अकाउंट से पैसे निकालते हो तो आपका अकाउंट डेबिट हो जाता है। तो आपको इतना बड़ा आसान से समझ में आता है, ठीक है, मेरे अकाउंट में पैसे आए तो ये क्रेडिट हो गया, और मेरे अकाउंट से पैसे गए तो ये डेबिट हो गया। तो डेबिट क्रेडिट आपको इतने बेसिस पे बहुत अच्छे समझ में आता है। लेकिन अगर हम बात करें बिजनेस की, तो बिजनेस में क्या है कि डेबिट और क्रेडिट आपको काफी कंफ्यूज कर देगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका अकाउंट है वो आपसे रिलेटेड है, तो आप डेबिट क्रेडिट को एक आसान एग्जाम्पल से समझ लेते हो। लेकिन बिजनेस में क्या होता है कि ट्रांजेक्शन होता है दो लोगों के बीच में। मान लो यहाँ पे राम ट्रेडर्स है और यहाँ पे मोहन ट्रेडर्स है, इन दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है। इन दोनों में से एक का अकाउंट डेबिट होगा, एक का अकाउंट क्रेडिट होगा, और वो अलग अलग बेस पे होगा। यहाँ पे आपके साथ जो हुआ वो पैसा निकालने और डालने पे हुआ है। इनमें क्या है, ट्रांजेक्शन हो रहा है, इन्होंने सामान खरीदा बेचा, उसमें क्रेडिट डेबिट, इन्होंने मान लो कोई और ट्रांजेक्शन करी, उनमें जो है क्रेडिट डेबिट होगा, पैसे निकाले गए उनमें अलग क्रेडिट डेबिट होगा। तो यहाँ पे क्रेडिट डेबिट आपको बहुत ही कंफ्यूज कर सकता है। तो इसको समझने के लिए आपको इसके डेफिनेशन को ध्यान से समझना है। देखो, डेबिट की अगर हम बात करें तो ये एक लैटिन वर्ड है जो कि डेबिटम वर्ड से लिया गया है। डेबिट का मतलब क्या होता है, डेबिट का मतलब होता है कि ट्रांजैक्शन लेफ्ट हैंड साइड से की गई है। पॉइंट समझना कि डेबिट की अगर हम बात करें तो ये ट्रांजैक्शन किधर से हुई है, लेफ्ट हैंड साइड से। और अगर हम बात करें क्रेडिट की, तो क्रेडिट भी लैटिन वर्ड है जो कि क्रेडिटर से आया है, और इसका मतलब होता है कि राइट हैंड साइड ट्रांजैक्शन। मतलब जैसे मैंने बताया कि एक है मोहन ट्रेडर्स, एक है राम ट्रेडर्स, और ये लेफ्ट हैंड साइड पर्सन है, ये राइट हैंड साइड पर्सन है। तो यहाँ पे हम ट्रांजैक्शन किसके बिहाफ कर रहे हैं, लेफ्ट और राइट के बिहाफ पे। तो एक पर्सन होगा डेबिट, एक पर्सन होगा क्रेडिट। और ये चीज आपको ज्यादा अच्छे से तब क्लियर होगी जब हम एक्चुअल में ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे, जो कि अगली वीडियो में होने वाला है। तो इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना, बस इसके डेफिनेशन याद कर लो कि डेबिट मतलब क्या है, ट्रांजैक्शन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, और क्रेडिट मतलब क्या है, ट्रांजैक्शन फ्रॉम राइट हैंड साइड। बस इतना आपको याद रखना है एज अ पार्ट ऑफ डेफिनेशन। जब हम इसका टॉपिक समझेंगे तो ये चीज आपको बहुत ही अच्छे से और आसानी से क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, जो कि है डेटर एंड क्रेडिटर। ये बहुत ही सिंपल टर्म है, आप आसानी से समझ जाओगे। देखो, डेटर की अगर हम बात करें, यहाँ पे डेप्टर लिखा है, बट इसको पढ़ते हैं हम तो बी साइलेंट होता है, तो इसे हम बोलते हैं डेटर। तो डेटर इज अ पर्सन और अ कंपनी who purchased goods on credit and made payment for such a good at a later date। आसान भाषा में आपको क्लियर करता हूं कि अगर मान लो कि मैं एक ट्रेडर हूं और मैं दूसरे ट्रेडर को सामान बेच रहा हूं या दूसरे कस्टमर को सामान बेच रहा हूं। अब उस कस्टमर ने यानी उस पर्सन ने मेरे से 10,000 रुपए का माल उधार ले लिया। पॉइंट समझना, उस पर्सन ने, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैंने कस्टमर को 10,000 रुपए का माल उधार दे दिया। तो इस केस में वो जो पर्सन है वो मेरा कर्जदार हो गया, तो इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, डेटर। और उस पर्सन के लिए मैं क्या हो गया, क्रेडिटर। मतलब क्रेडिटर यानी उधार माल देने वाला, डेटर यानी उधार माल लेने वाला। आई होप कि ये पॉइंट बहुत ही सिंपल था, आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसके डेफिनेशन आप एक बार दोबारा से क्रॉस क्लियर कर लो। क्रेडिटर इज अ पर्सन और अ कंपनी हु सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट मतलब उधार, एंड रिसीव पेमेंट फॉर सच गुड्स एट अ लेटर डेट। जैसे मैंने बताया कि क्रेडिटर क्या है कि जो अपने कस्टमर को उधार माल देता है वो क्या है, क्रेडिटर है, और उसका पेमेंट उससे कुछ टाइम बाद किसी एक प्रॉपर डेट पे मिलता है। और वही एग्जांपल हमने यहाँ पे नॉर्मल जो मैंने आपको बताया वही एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, जो कि आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, जो कि है ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, लेन देन।
अभी जितनी भी चीजें हम सीख रहे हैं ये सब एक ही पॉइंट के लिए सीख रहे हैं ताकि इन फ्यूचर हम लेन देन कर सके, ट्रांजेक्शन्स कर सके। एक हो गए लेफ्ट हैंड साइड पार्टी, एक हो गई राइट हैंड साइड पार्टी, दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन्स होंगे। जैसे मान लो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि मैंने उसको उधार माल बेचा, तो ये क्या है, एक लेन देन है। इसमें किसी का अकाउंट क्रेडिट होगा तो किसी का अकाउंट डेबिट होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जब हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो हम इस तरीके से नरेशंस देते हैं, या तो इस तरह से नरेशन होता है या फिर इस तरीके से हमारे ट्रांजेक्शन्स जो है वो बोले जाते हैं। जैसे कि नॉर्मली ऑन स्क्रीन आप ध्यान दोगे कि इस तरीके से हमारा नरेशन हो गया कि सप्लाई गुड्स टू कस्टमर एज पर ऑर्डर। ये हमारा क्या है, नरेशन है कि जो भी हम बिल बना रहे हैं उसमें हमें लिखना होता है कि हमने इस बिल में क्या किया है। तो ये हमने एक नरेशन दिया कि सप्लाई गुड्स टू कस्टमर एज पर ऑर्डर, या फिर अप्लाई फॉर अ बैंक लोन। हमने एक इनवॉइस बनाया या फिर हमने एक फाइल सबमिट की तो उसमें हमने एक नरेशन दे दिया कि हमने बैंक लोन के लिए अप्लाई किया है। एन एम्प्लॉय रिजाइन फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन, ये एक तरीके का नरेशन है। नरेशन मतलब कि कोई भी कथन देना किसी भी एक पार्टिकुलर वर्क के लिए, और वही एक नरेशन इस तरीके से दिया जाता है जिसका एक एग्जाम्पल आपके सामने रखा गया है। जब आप बिल्स क्रिएट करोगे तो नरेशन का प्रैक्टिकल यूज देखोगे। बात करें ट्रांजेक्शन्स की, तो ट्रांजेक्शन क्या है कि जो मैंने बताया लेन देन। फॉर एग्जाम्पल कि परचेज गुड्स ऑफ 80,000 रुपीज, यहाँ पे क्या है हमारा ट्रांजेक्शन कि हमने 80,000 रुपए का सामान खरीदा है। और डिटेल में अगर ये नरेशन होगा, यानी डिटेल में अगर ये ट्रांजेक्शन होगा, तो वहां पे इसको हम कैसे बोलेंगे कि परचेज गुड्स ऑफ 80,000 फ्रॉम मोहन ट्रेडर्स इन कैश। इस तरह से आपको ट्रांजेक्शन से एक लंबे चौड़े डिटेलिंग में आपको देखने को मिलता है। उसके बाद आप उनमें से उसे क्रेडिट, डेबिट, ये सारी चीजें करते हो जो कि आप आगे सीखने वाले हो। तो ट्रांजेक्शन्स आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे, जैसे कि हमने सैलरी पे की 10,000 रुपए की, जैसे कि हमने बैंक लोन लिया 50,000 रुपए का, हमने बिजनेस शुरू किया 2 लाख रुपए के साथ। तो ये सब क्या है, हमारे अलग अलग लेन देन के बारे में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जितने भी आप ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, दो पार्टी के बीच में जब भी कोई लेन देन हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन बोलते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट टर्म्स की। बहुत ही सिंपल है, आपको बहुत ही जल्दी क्लियर हो जाएंगे, जो कि कैपिटल, ड्रॉइंग, बैड डेट्स एंड डिस्काउंट। अगर हम बात करें कैपिटल की, तो कैपिटल क्या होता है। कैपिटल अगर हम नॉर्मली बात करें तो आपने स्टेट एंड कैपिटल पढ़ा होगा कि ये राज्य हो गए, इसकी राजधानी हो गई, लेकिन अकाउंट में कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। जैसे कि मान लो कि मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूं और मैंने 2 लाख रुपए लगा के बिजनेस शुरू किया, तो ये जो 2 लाख रुपए मैंने लगाया इसको हम क्या बोलते हैं, पूंजी बोलते हैं। तो बेसिकली बिजनेस में जो पैसा आप लगाते हो वो क्या है, आपका कैपिटल है। तो कैपिटल्स मीन्स एन अमाउंट और असेट विच इज कमेंस्ड बाय द ऑनर ऑफ द बिजनेस। कमेंस्ड मीन्स लगाया गया है। तो जो भी पैसा ऑनर के थ्रू बिजनेस में लगाया जाता है वो क्या होता है, कैपिटल होता है ऑनर का। इसके साथ अगर हम बात करें ड्राइंग की, अब आप ड्राइंग वर्ड यहाँ पे देख के माइंड में आ रहा होगा कि वो हमें नॉर्मली चित्र वगैरह बनाना है, वैसा कोई ड्राइंग, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल अलग मतलब है। ड्राइंग का मतलब क्या है कि व्हेन द ऑनर ऑफ द बिजनेस विथड्रॉ सम मनी फॉर इट्स पर्सनल यूज दैट कम्स इन ड्राइंग। कहने का मतलब ड्राइंग क्या है कि यहाँ पे ड्राइंग का मतलब है कि जब भी मालिक है वो अपने निजी खर्चे के लिए बिजनेस के अकाउंट में से पैसा निकालता है तो उसे हम ड्राइंग बोलते हैं। मान लो कि बिजनेस का जो अकाउंट है वो प्रॉपर एक मेंटेन किया जाता है। अब जो बिजनेस ओनर है उसका मान लो एक्सीडेंट हो गया या कोई और पर्सनल खर्चा आ गया, कोई भी ऐसी दिक्कत आ गई जिसके लिए उसे बिजनेस के अकाउंट में से अपने निजी खर्चे के लिए पैसा लेना है, तो उसका भी तो हमें स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा। तो उस केस में उस अमाउंट को हम बोलते हैं ड्राइंग। जब भी ऑनर अपने निजी खर्चे के लिए पैसा निकालेगा बिजनेस में से तो उसे हम क्या बोलेंगे, ड्राइंग बोलेंगे। इसके बाद हम बोलते हैं बैड डेट्स। When you lose your lent amount in trade, that's called bad debts. अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको, मैंने क्या बोला था कि आप एज अ क्रेडिटर अपने कस्टमर्स को उधार माल देते हो। अब मान लो कि आप हो मोहन ट्रेडर्स, आपने दूसरे ट्रेडर को 50,000 रुपए का माल उधार दे दिया, ठीक है। अब मान लो किसी कारणवश उसकी दुकान बंद हो गई, किसी कारणवश वो दुकान छोड़ के भाग गया, या कोई भी रीजन ऐसा हुआ जिसकी वजह से आपके वो 50,000 रुपए रिकवर नहीं हो पाए, तो आपके 50,000 रुपए तो डूब गए। अब वो पैसे जो डूबे हैं वो भी तो आप दिखाओगे ना, कि अकाउंट का जो स्टेटमेंट बनाओगे तो गवर्नमेंट को आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई मेरे को 50,000 का ये अलग से लॉस हुआ है। तो ऐसा जो लॉस होता है जो कि आप उधार देते हो किसी को और वो रिकवर नहीं हो पाता, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बैड डेट्स, जिसे हिंदी में बोला जाता है डूबत ऋण। तो आई होप कि बैड डेट क्या है ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद बात करते हैं डिस्काउंट की, और ये चीज तो आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा कि कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी सेल को बढ़ाने के लिए
वेंडर्स यानी दुकानदार क्या करते हैं, अपने सामानों पे एक डिस्काउंट अप्लाई कर देते हैं। अब जैसे मान लो कि मैं सामान पहले बेच रहा था 2500 रुपए का, लेकिन मैं देख रहा हूँ भाई कस्टमर आ रहा है बोल रहा है बहुत ही महंगा है, तो हमने उनको और सेल बढ़ाने के लिए या फिर हम चाहते हैं वो आए तो सेल हो जाए, इसके लिए हमने क्या किया, डिस्काउंट दे दिया। तो डिस्काउंट आई होप कि आपको पता है क्या है, और आई होप की जो टर्म है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, जो कि है असेट। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था आपको कई चीजें पता होनी चाहिए, लाइक असेट क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है। तो अब ये 3 ही टर्म बच गए और इन 3 टर्म्स को आपको डिटेल में और अच्छे से समझना है, तो इसमें बिल्कुल भी कुछ भी चीजें मिस मत करना, ये बहुत ही ज्यादा काम आएंगे। बात करें असेट की, तो असेट क्या होता है, असेट को हम बोलते हैं संपत्ति। क्या बोलते हैं, संपत्ति। मतलब बिजनेस में जो जो सामान है आपका वो क्या है, आपका असेट है। फॉर एन एग्जाम्पल कि मान लो कि मेरी कपड़े की दुकान है, अब उस कपड़े की दुकान में मैंने कंप्यूटर भी रखा है अकाउंट मैनेज करने के लिए, ट्रांजेक्शंस मैनेज करने के लिए, बिल बनाने के लिए। दूसरा वहां पे फर्नीचर का भी काफी सामान रखा है, वहां पे कपड़े भी रखे हुए हैं और भी बहुत सारी चीजें वहां पे रखी हुई है। तो वो सारी चीजें, एक एक चीज जो भी उस बिजनेस में मैंने लगाई है, रखी है, वो सब चीज क्या है, मेरी संपत्ति है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, असेट बोलते हैं। और ये जो असेट है इन्हें 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक है करंट असेट और एक है फिक्स असेट। अब करंट असेट क्या होता है, फिक्स असेट क्या होता है। नॉर्मली अगर हम बात करें करंट असेट की, अब जैसे मैंने अभी आपको कपड़े की दुकान का एग्जांपल दिया, मान लो जो कपड़े की आपकी दुकान है उसमें जितने भी कपड़े रखे हुए हैं उनमें से कोई भी कपड़ा कभी भी बिक सकता है। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर आया, उसे ये वाली साड़ी पसंद आ गई, तो उस साड़ी जो हमारी संपत्ति थी उसको हमने क्या किया, बेच दिया, पैसे लिए सामान बेच दिया। तो वो संपत्ति यानी वो असेट जो आपने दुकान में बेचने के लिए रखी है वो क्या है, आपकी करंट असेट है। करंट मतलब कि अभी है, बाद में नहीं रहेगी। दूसरा यहाँ पे बात करें फिक्स असेट की, अब मान लो कि वो जो कस्टमर आ रहा है तो उसको बैठने के लिए हम कुर्सी दे रहे हैं, उसके लिए हमने नॉर्मली कंप्यूटर रखा हुआ है कि भाई उसको बिल बना के देना है, या फिर मान लो उसको दिखाने के लिए जो हमने साड़ियां रखी हुई हैं, फिर कपड़े रखे हैं, उसके लिए शीशे के फ्रेम्स बना रखे हैं। तो अब वो जो कस्टमर आएगा वो तो साड़ी खरीदने आया या कपड़े खरीदने आया कपड़े की दुकान में, वो रेक हो गया या कुर्सी हो गई या फिर वो कंप्यूटर हो गया, वो सब चीजें तो हम नहीं बेचने वाले। तो वो सभी संपत्ति या वो सभी असेट जो आप बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए रखते हो वो सब क्या होती है, आपकी फिक्स असेट होती है। कहने का मतलब जो चेयर हो गया, टेबल हो गया, कंप्यूटर हो गया, रेक्स हो गया, ये सब क्या है, आपकी फिक्स असेट है। मान लो मैंने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोला हुआ है और उस कंप्यूटर में जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो कंप्यूटर पढ़ने के लिए आ रहे हैं, नॉर्मली वहां कंप्यूटर लगा, वो आएंगे, स्टडी करेंगे, चले जाएंगे। और कोई भी स्टूडेंट आएगा तो वो कंप्यूटर लेके तो नहीं जाएगा, जिस चेयर पे बैठ रहा है वो तो लेके नहीं जाएगा। तो वो सभी जो असेट है वो कैसे असेट है, वो फिक्स असेट है। लेकिन मान लो अगर वो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ना हो, एक कंप्यूटर की दुकान हो जिसमें हमें सामान बेच रहे हैं, तो अगर कोई कस्टमर आया, उसने कीबोर्ड खरीद लिया, तो कीबोर्ड चला गया, तो वो कैसी असेट हो गई, करंट असेट हो गई। तो जो सामान आपने बेचने के लिए रखा है वो है करंट असेट, और जो सामान बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए होता है वो होता है फिक्स असेट। वही चीज हमारी डेफिनेशन में लिखा है कि पार्ट ऑफ असेट विच डजंट स्टे फॉर लॉन्ग टाइम इन बिजनेस लाइक गुड्स, कैश इन बैंक एक्सेट्रा, ये सब क्या है, करंट असेट है। इसी की जगह अगर हम बात करें टेबल, चेयर, जो कि सेल के लिए नहीं है, नॉर्मली बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए, वो सब क्या है, फिक्स असेट। आई होप के पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं जो मैंने आपको बताया करंट असेट एंड फिक्स असेट के, आप चाहे तो इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, जो कि है इनकम। अब इनकम क्या होती है, बेसिकली पहले तो इनकम से पहले आपका एक टर्म समझना जरूरी है जो कि होता है रेवेन्यू। रेवेन्यू को हिंदी में बोलते हैं राजस्व। अब हिंदी छोड़ देते हैं साइड में, रेवेन्यू की बात करते हैं कि रेवेन्यू एक्चुअल में क्या है। देखो पॉइंट समझना, नॉर्मली मान लो कि आप गारमेंट की शॉप है आपकी, आप उस पे हो और सुबह से लेके शाम तक आपने 10,000 रुपए की सेल करी। पॉइंट जरा ध्यान से समझना कि आप कपड़े की दुकान पे और सुबह से लेके शाम तक, दुकान बंद करने के टाइम तक आपने 10,000 रुपए की सेल करी। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि आज में आपने 10,000 रुपए कमा लिए? पॉइंट सुनना और तब जवाब देना कि क्या मैं ये बोल सकता हूं कि आपने 10,000 रुपए की सेल करी यानी कि आपने 10,000 रुपए कमा लिए? तो जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो 10,000 रुपए में से आपकी लागत भी तो है। अब मान लो आप अगर 1,000 की एक साड़ी बेच रहे हो तो उसमें हो सकता है 500 रुपए आपने लगाए हों और 500 रुपए आपका प्रॉफिट है, तो सीधा सीधा 10,000 में से 5,000 रुपए, मान लो 500 हो गई, एक साड़ी हो गई और आपने 10,000 की साड़ी बेची, तो भी आपका प्रॉफिट कितना बना, 5,000। उसमें से भी आपके एक्सपेंसेस है,
मतलब अगर आप देखो अपनी सेल के बिहाफ पे, तो आपको रेंट भी देना है, आपको स्टाफ की सैलरी भी देनी है, आपको मेंटेनेंस भी देना है। तो बेसिकली इनकम क्या होती है कि जो भी आपका रेवेन्यू हुआ है पूरे महीने में, पूरा महीने में जो भी आपने सेल किया, 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख जो भी आपने सेल की है, उस सेल में से जितने आपके खर्चे हैं, यानी कि जो आपकी लागत है, स्टाफ की सैलरी है, मेंटेनेंस है या फिर उसका रेंट है, वो सब काट के जो पैसा आपको बचता है वो आपकी इनकम होती है। सो आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि इनकम क्या है, कि जो भी पैसा आपने पूरा कलेक्ट किया उसको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू। उसमें से जितने खर्चे हैं उन्हें काटने के बाद जो आपको बचेगा वो क्या है, आपकी इनकम। अब यहाँ पे बात करें अगर हम इनकम की, तो इनकम भी 2 टाइप की होती है, एक होता है डायरेक्ट इनकम और एक होता है इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम क्या और इनडायरेक्ट इनकम क्या है? तो देखो, डायरेक्ट इनकम क्या होता है, इनकम विच यू गेटिंग फ्रॉम योर प्रॉपर बिजनेस इज कॉल्ड डायरेक्ट इनकम। मतलब कि मान लो कि मेरी गारमेंट की शॉप है, उस गारमेंट की शॉप से जो मेरी सीधा सीधा कमाई हो रही है वो क्या है, डायरेक्ट इनकम। लेकिन होता क्या है कि जब आप अपने बिजनेस का आईटीआर फिल करते हो, इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो, जो भी चीज है, तो आप अपनी भी आईटीआर फिल करते हो। उस आईटीआर में आपको ये भी दिखाना होता है कि आपकी टोटल इनकम कितनी है। फॉर एन एग्जाम्पल, कि अगर मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं तो उससे मैंने 2 लाख रुपए कमाए, मेरी इनकम क्या हुई, 2 लाख रुपए। लेकिन मान लो कि उसके अलावा मेरे पास एक गोदाम खाली पड़ा हुआ है, मैंने उसे रेंट पे दे दिया, या मैंने किराए के कमरे बना रखे, मैंने उसे रेंट पे दे दिया। मान लो मैं किसी जितने कस्टमर भेज रहा हूँ किसी और शॉपकीपर के पास, वो मुझे नॉर्मली कमीशन दे रहा है या कहीं से मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो सब भी तो मेरी कमाई है। तो जो कमाई आपकी सीधा सीधा बिजनेस से होती है वो होती है आपकी डायरेक्ट इनकम। और इसके अलावा किसी भी अदर सोर्स से आपको पैसा आ रहा है तो वो होती है आपकी इनडायरेक्ट इनकम। तो वही एग्जाम्पल हमने दिया है यहाँ पे कि इनकम विच इज कमिंग फ्रॉम अदर सोर्सेस, नॉट फ्रॉम प्रॉपर बिजनेस, जो कि आप जिसका वो कर रहे हो मेंटेन, जो भी अदर सोर्स से आपको पैसा आ रहा है, चाहे वो रेंट हो, इंटरेस्ट हो या कोई भी और आपको अलग से पैसा आ रहा है, चाहे वो कमीशन हो, तो वो सब क्या होता है, इनडायरेक्ट इनकम। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ इसके भी एग्जाम्पल्स है, डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। अगर आप चाहें इसे नोट डाउन करना तो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं एक्सपेंस की। जिस तरीके से कमाई की बात करी उसी की तरह से हम खर्चे की बात कर लेते हैं। तो एक्सपेंस क्या है, एक्सपेंस को हिंदी में बोलते हैं खर्चा। और नॉर्मली आपको पता है कि जितनी भी चीजें जहां जहां आप पैसा दे रहे हो वो क्या है, आपका खर्चा है। और ये जो आपके खर्चे हैं ये भी 2 तरीके के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब ये क्या है, इसे क्लियर करते हैं। तो एक्सपेंसेस आर अमाउंट ऑफ मनी दैट यू स्पेंड व्हाइल डूइंग समथिंग इन द कोर्स ऑफ योर वर्क। अपना काम करते वक्त जो भी पैसा आप खर्च कर रहे हो वो क्या है, आपका खर्चा है। अब यहाँ पे अगर हम एक्सपेंस की बात करें तो मैंने बताया 2 पार्ट है। अब देखो इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझना है। एक्सपेंस क्लियर हो गया। एक्सपेंस मतलब क्या है कि मान लो आपने जहां पे शॉप ले रखी है, आप उसका किराया दे रहे हो, वो भी आपका खर्चा है। मान लो आज मीटिंग हुई, आपने समोसा, ब्रेड, पकौड़े, पिज्जा फिज्जा जो भी आपका मन किया आपने मंगा लिया, वो भी आपका खर्चा है। इसके अलावा मान लो कि कुर्सी थी एक अच्छी खासी, एक मोटा आदमी बैठ गया, कुर्सी टूट गई, आपको उसको भी ठीक कराना पड़ेगा, नई कुर्सी लानी पड़ेगी, वो भी आपका खर्चा है। कंप्यूटर अच्छा खासा चल रहा था, किसी की नजर लग गई, कंप्यूटर खराब हो गया और आपको अब नया कंप्यूटर लाना है, तो वो भी आपका खर्चा है। तो खर्चा मतलब जहां जहां आपका पैसा लग रहा है बिजनेस में किसी भी बेसिस पे, वो क्या है, आपका एक्सपेंस है। अब इस एक्सपेंस को मैंने 2 हिस्सों में बांट दिया, एक हो गया डायरेक्ट, एक हो गया इनडायरेक्ट। अब ये क्या है, इसको क्लियर करते हैं। देखो, जो भी आपका पैसा यानी जो भी आपका खर्चा आपके प्रोडक्ट पे लग रहा है, पॉइंट समझना, किस पे, आपके प्रोडक्ट पे लग रहा है, वो होता है डायरेक्ट एक्सपेंस। मान लो आप कपड़े की दुकान का काम करते हो, यानी कपड़े का काम करते हो, तो जितने रुपए का यानी जितना खर्चा करके आपको कपड़ा लाए हो अपने दुकान तक, वो क्या है, आपका डायरेक्ट एक्सपेंस। यानी आपके प्रोडक्ट पे जो पैसा लग रहा है, आपके प्रोडक्ट पे जो खर्चा हो रहा है, वो क्या है, आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। लेकिन उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए आप अलग तामझाम करते हो। जैसे मान लो कि आप प्रोडक्ट लेके आए, अब आपको उसे बेचना है, तो आप क्या करते हो, आप एक दुकान लेते हो। अब उस दुकान का क्या देना, आपको रेंट देना है, तो वो भी एक खर्चा है, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। अब आप देखते हो कि यार अकेले तो मैं इतने बड़े शोरूम में सामान बेचूंगा नहीं, तो आपने 2-4 लोगों को रख लिया, अब आपको उनको भी पैसा देना है, वो भी आपका खर्चा है, तो वो भी क्या हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। उसके अलावा रोज पानी की बोतलें आ रही हैं, उसके अलावा रोज और भी चीजें आ रही हैं, सफाई वाली आ रही है, उसको भी आपको पैसा देना है। तो ये जितना खर्चा आपका लग रहा है ये होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आसान भाषा में ये समझ लो कि सामान खरीदने में जो आपका पैसा लग रहा है वो है आपका क्या, डायरेक्ट एक्सपेंस, जो आपके प्रोडक्ट पे लगा जिसका आप काम करते हो। और उसको बेचने से संबंधित जितना भी खर्चा आप कर रहे हो वो सब क्या है, आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस। फॉर अ डेफिनेशन आप यहाँ देखो, एन एक्सपेंस दैट यूज्ड टू परचेज, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर द गुड्स
that is called direct expense. Extra expenses which is related to sales of goods or product, that is called indirect expense. I hope कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इसके साथ ही यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है जो कि आप देख सकते हो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस के, और इसके बाद हम फटाफट अपनी इस वीडियो को विराम चिन्ह लगाने के और बढ़ते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक है लायबिलिटी। लायबिलिटी को बोलते हैं हिंदी में दायित्व, और आसान भाषा में बोलूं कि जो भी आपके ऊपर कर्जा टाइप है, मान लो जो भी आपके ऊपर, जैसे मान लो कि आप एक ट्रेडर हो, हमने बोला हम किसी को उधार माल दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि हम भी तो किसी से उधार माल लें। जैसे मान लो मैं मोहन ट्रेडर हूं और मैं राम ट्रेडर से 50,000 का माल उधार ले लेता हूं, तो अब मेरे ऊपर ये कर्जा हो गया कि मुझे ये पैसा उसको देना है। तो यहाँ पे मेरे ऊपर एक लायबिलिटी है कि मुझे उसका पैसा देना है। यहाँ पे कर्जा मतलब क्या हो गया, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी मतलब ये समझ लो कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको इसका पैसा देना, उसका देना, उसका देना। तो वही सब क्या है, लायबिलिटी है। जैसे आप बैंक से मान लो बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए आपके पास कम पैसा था, आपने बिजनेस लोन ले लिया, तो वो लोन भी आपके लिए क्या है, लायबिलिटी है। आप किससे उधार माल ले रहे हो, वो क्या है, आपके लिए लायबिलिटी है। ठीक है, बैंक से मान लो कि आपने पैसा ले लिया, वो क्या है, आपके लिए लायबिलिटी है। तो बेसिकली शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दो टाइप की लायबिलिटी होती है। अगर हम लायबिलिटी की बात करें, इसके भी दो हिस्से हैं, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी वो है जिसको चुकाने का टाइम आपका 1 साल से कम होता है, वो हुआ शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। और जिसे चुकाने का समय 1 साल से ज्यादा है, वो हुआ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑन स्क्रीन आप देखो, जैसे मान लो कि हमने बैंक से लोन ले लिया, अब उसे चुकाने का समय है 3 साल का, तो ये कैसी लायबिलिटी हुई, ये हुई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। इसी की जगह मैंने किसी क्रेडिटर से सामान लिया है उधार, और मैंने उससे बोला है कि मैं 2 महीने में आपके पैसे वापस कर दूंगा, तो यहाँ पे ये जो हमारा टाइम हो कितना है, 1 साल से कम है, तो ये क्या है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। तो जिस लायबिलिटी को चुकाने का समय 1 साल से ज्यादा है, वो लॉन्ग टर्म। जिस लायबिलिटी को चुकाने का समय 1 साल से कम है, वो क्या है, शॉर्ट टर्म। आशा करता हूं दोस्तों फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो ये पार्ट 1 वीडियो था, ये आपको क्लियर हुआ हो। सॉरी वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया, बट इन सभी टर्म्स का समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी था। एंड बिलीव मी कि जब आप टैली प्राइम पे काम कर रहे होंगे, तो ये सभी चीजें आपको बहुत ही हेल्प करने वाली है। तो इनका आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। तो इनको आपको प्रैक्टिस जरूर करना है और इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर कर लेना है। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।